हिंदी में ही चले। हाँ जी। यूपी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य वही है जो भारत जोड़ो यात्रा का था, नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलना। और सरकार के कुकर्मों का खुलासा करना, अपनी पार्टी के उद्देश्यों, नीतियों का, संकल्पों का खुलासा करना, यूपी जोड़ो यात्रा का वही उद्देश्य है। और उस मामले में ये यात्रा पूरी तरह से कामयाब रही है। सहारनपुर से शुरू हुआ सफ़र आज गोला पर जाकर के आज स्थगित होगा और फिर आगे बढ़ेगा। और लगातार हर जगह पूरे जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और जनता आ रही है। उससे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के पार्टी द्वारा तो लोगों का रुझान बढ़ रहा है और इस सरकार की विदाई तय है। एक मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। कल मोदी जी ने एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि मैं जब कुछ कहता हूँ तो उसके लिए जान खपा देता हूँ। उन्होंने ठीक कहा, मैं उनसे सहमत हूँ। उन्होंने वादा किया था अडानी और अंबानी को दुनिया का बड़ा आदमी बनाने के लिए, उस पर उन्होंने जान खपा दी। लेकिन जो वादा उन्होंने भारत देश और भारत देश की जनता से किया था उसमें रत्ती भर काम नहीं किया है। 2013 से लेकर के और उसके बाद अभी तक उन्होंने जितनी बातें कही सारी असत्य साबित हुई। और मुझे लगता है कि उनके वीडियो खुद उन्हीं को सुना दिए जाए तो शायद उनको हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाएंगे। मैं उनके अगर वादे गिनाना शुरू करूँगा तो मुझे लगता है कि एक लंबा समय आपको चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उतना टाइम नहीं होता है कि उतना सारे वादे उनके गिनाए जाएँ। लेकिन चीन को लाल आँख दिखाने वाले थे वो। 1100-1200 वर्ग मील ज़मीन चीन ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की सीमा से एक के बदले 100 सर आने वाले थे। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जो हमारे नौजवान मारे ना जा रहे हो, वहाँ पर शहीद ना हो रहे हो। वो 100 दिन में महंगाई कम करने वाले थे, वो आसमान पर छू रही है। 30 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल देने वाले थे, वो आसमान छू रहा है। वो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में स्थिर करने वाले थे निचले स्तर पर, वो भी आसमान छू रहा है। रुपया पाताल में चला गया है। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने को कहा था, उसका कहीं अता पता नहीं है। काला धन लाने को कहा था, उसका कहीं अता पता नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था, 18 करोड़ से ज़्यादा रोजगार वो खा गए हैं देने के बजाय। तो अब देश पूरा बर्बाद कर दिया है। इस मामले में ज़रूर उनको मानना पड़ेगा कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम उन्होंने कहा था और वो किया, और जनता को बर्बाद करने का उन्होंने सोचा था वो भी किया। आज 80 करोड़ लोग भीख पर जिंदा है 5 किलो राशन की। इससे बुरे दिन भारत देश के लिए और क्या आ सकते हैं। और आपका कोई सवाल? यही बताना चाहिए, विपक्ष की जिम्मेदारी यही है। कहीं दिखाई पड़ जाए तो बताइएगा। उन्होंने आवास गिनाया था और एक औरत सामने आई, उसने कहा कि मुझे आज तक आवास नहीं मिला, मैं तो किराए के घर में रहती हूँ। उन्होंने पैसे बताए, पैसे वाली औरतें सामने निकल आई। उन्होंने कहा हमको कोई पैसा नहीं मिला। तमाम लोग मर रहे हैं, उनको उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, वो भी आपकी आँख के सामने है। जरा जांच कर लीजिएगा अपने लखीमपुर खीरी जिले में, और फिर उसके बाद दोबारा मैं आ जाऊँगा बात करने के लिए। नहीं समझा रहे हैं, इसलिए सड़क पर निकले। सड़क पर पैदल इसीलिए निकले समझाने के लिए ही, और जनता को जागरूक करने के लिए। और जनता जागरूक हो रही है, बहुत तेजी से साथ जागरूक हो रही है। बीजेपी का सफाया अब तक है। आप ये सोच लीजिए ना, एक सरकार 9 साल से ज़्यादा चल चुकी, 9.5 साल। उस सरकार को बताना चाहिए था उसने कौन सा बिजली घर खोला, कौन सा भाखड़ा नंगल बांध बनाया, कौन सा स्टील का प्लांट बनाया, और कौन सा बड़ा काम किया जो तमाम नेहरू जी से लेकर के और तमाम सरकारों ने किया है। उसको बताना चाहिए था। लेकिन वो ये भी बता नहीं पा रहे कि कितना कुछ बेच दिया उन्होंने, रेलवे से लेकर सब कुछ तक। रेलवे महंगी, रोजगार महंगा, शिक्षा महंगी, चिकित्सा महंगी, सब कुछ महंगा कर दिया उन्होंने। उनके पास पॉजिटिव बताने के लिए कोई काम नहीं है। तो अंत में वो रामचंद्र जी का सहारा ले रहे हैं, जिनको उन्होंने सिर्फ बेचा है, जिसको उन्होंने सिर्फ बदनाम किया है। मंदिर पूरा बना नहीं, अधबना मंदिर कभी उसका लोकार्पण नहीं होता। दूसरी बात, मंदिर हम आप अपने घर में भी स्थापित करते हैं तो किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं उसकी पूजा पाठ करने के लिए। ये हमारे शंकराचार्य लोग क्यों बने हुए हैं? ये अपने आप में एक अपवित्र काम है। अधूरे मंदिर का लोकार्पण करना, वो चुनावी लोकार्पण हो रहा है। और शंकराचार्य के बजाय मोदी जी का वहाँ जाके करना, ये हिंदू धर्म के निगाह में महापाप है, और वो महापाप लगातार करते चले आ रहे हैं। चिंता नहीं करिए, बिल्कुल कॉम्बिनेशन पूरा बना हुआ है, आप चिंता नहीं करिए। पूरा गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ेगा और 90% से ज़्यादा सीटें, एक सीट पर एक ही उम्मीदवार लड़ेगा पूरे देश में। नहीं, सरकार बना लिया टेक्निकली, ठीक है, उसमें आधी अधूरी जानकारी है। ये चुनाव हुआ हिमाचल का, चुनाव हुआ कर्नाटक का, चुनाव हुआ तेलंगाना का, चुनाव इन 3 प्रदेशों का हुआ। उसमें बीजेपी से हमने 2 प्रदेश छीने, हमने कर्नाटक छीना और हिमाचल छीना। हमने तेलंगाना नया जीता और दक्षिण में दरवाज़ा बंद कर दिया बीजेपी का।
इन 3 प्रदेशों में बीजेपी जीत जरूर गई है। हाँ, मैं जानता हूँ छत्तीसगढ़ हम हार गए, राजस्थान हर बार सरकार बदल जाती है और मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी, इस लिहाज से एक प्रदेश हम हारे हैं, लेकिन 3 प्रदेश हम जीते हैं। उसके बाद भी 40% वोट जनता ने हमको दिया है। कुल टोटल वोट में 12 लाख वोट हमको बीजेपी से ज़्यादा मिला है, जो ये बताता है कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है। कोई कमियां रह गई होंगी, हम समझ रहे हैं, उसको हम अब दूर कर लेंगे। और पिछली बार इन तीनों प्रदेशों से हमारे कुल 3 MP थे, इस बार हमारे 15 से ज़्यादा और 20-22 तक MP हमारे वहाँ हो सकते हैं, ये मैं दावा करता हूँ। जी, यूपी में 80 सीटों पर मिलकर लड़ने का मोटिव होगा हमारा, मिलकर लड़ें। और आपको ध्यान होगा 2009 में 23 सीट जीती थी सपा, 22 सीट जीती थी कांग्रेस और 21 सीट जीती थी बसपा, कुल 14 या 15 सीट जीती थी भाजपा। हमारी अभी भी कोशिश ये होगी कि भाजपा को हम उसी स्थिति में पहुंचा दें। दंगा करने वाला ही जब सरकार में बैठ जाए तो वो दंगा तो नहीं करेगा ना, वो तो दंगा तो वही करते थे। दंगे तो उन्होंने ही किए। 1990-91 में इन्होंने दंगा किया था, तब मैंने इनसे कहा था, मैं उस वक्त एक पार्टी का प्रवक्ता था, उसकी सरकार थी, उसका मैं ही प्रवक्ता हुआ करता था, और मैंने उस वक्त ये कहा था कि या तो बैठ करके बात कर लो या अदालत पर छोड़ दो। इन्होंने कहा था ये अदालत का मामला नहीं, हमारी आस्था का मामला है, और लाखों की तादाद में लोगों को लेकर के चले आए थे विभिन्न प्रदेशों से, और इतने बड़े दंगे हुए पूरे देश में। हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई, हजारों जाने गई, और कई महीने तक ये देश पीछे हो गया। दंगाई तो खुद ही हुआ, दंगा वो खुद करते हैं। जब दंगा वो खुद करते हैं तो दंगा और कौन करेगा? कौन सी बात को? राहुल जी से बड़ा नेता इस वक्त देश में कोई नहीं है, उनसे मोदी जी घबराए हुए हैं। एक यात्रा से घबराए थे, दूसरी यात्रा निकल रही है, इन लोगों को सरदर्द हो गया है। और इस वक्त जितने भी विपक्ष के पूरे देश में नेता हैं, उनके भी सर्वमान्य सर्वप्रिय नेता इस वक्त राहुल गांधी है, सबसे अधिक लोकप्रिय पूरे देश में, जो उसूलों के लिए लड़ रहे हैं, जो त्याग के लिए लड़ रहे हैं, जो देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो आदमी खुद त्याग कर रहा हो और बड़े उद्देश्यों के लिए लड़ रहा हो, उससे बड़ा कोई नेता नहीं होता है। खड़गे जी का चेहरा ममता बनर्जी ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिया। यह भी बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे एलाइज ले रहे हैं। हमने तो नहीं लिया, हम तो ये कह रहे थे कि पहले चुनाव जीत लिया जाए, बीजेपी को हरा लिया जाए, फिर सारा गठबंधन मिलकर प्रधानमंत्री तय कर लेगा, जो सबकी सहमति होगी प्रधानमंत्री वो होगा। लेकिन अगर हमारे एलाइज को ऐसा लगता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष इतना काबिल है और वो इतना मजबूत आदमी है कि वो मोदी जी को लगातार टक्कर दे रहा है लोकसभा में, और मोदी जी उसके आड़े नहीं आते हैं, जिस दिन वो हमला करते हैं मोदी जी के ऊपर, उसके बाद मोदी जी कोशिश करते हैं कि उनके साथ एक कप चाय पी लें और उसको ट्वीट कर दें, तो ऐसे आदमी का नाम ये एलाइज की तरफ से आया है। ये खुशी की बात है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये आरएसएस की जो अफवाहबाजी थी वो था। मनमोहन सिंह ने तमाम बड़े फैसले खुद लिए हैं। मनमोहन सिंह एक बहुत मजबूत नेता है और सारे फैसले उनके खुद थे। सोनिया जी कभी भी उनका चरित्र ही किसी मामले में वो करने के नहीं। आप देख रहे खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, अब खड़गे साहब आगे चलते हैं, उनसे 5 कदम पीछे सोनिया जी चलती हैं, उनसे 8 कदम पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है कि जो जिस पद पर है उसकी सारी ताकत उसके पास है। और आप देखते होंगे कि जो मीटिंग कांग्रेस पार्टी की होती है वो खड़गे साहब के घर पर होती है। राहुल जी प्रियंका जी उनके घर जाते हैं, खड़गे साहब इन लोगों के किसी घर नहीं जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है पार्टी का। कांग्रेस पार्टी उस प्रोटोकॉल का पालन करती है। इसका समापन तो लखनऊ में होगा और यहाँ से भी अगला चरण तो यहीं पर लखीमपुर खीरी में रहेगा, फिर सीतापुर जाएगी और सीतापुर से फिर लखनऊ के लिए मार्च करेगी। और लखनऊ शहर में भी इसके 2 स्टॉपेज हैं, लखनऊ जिले में, और फिर उसका समापन संभवतः 6 तारीख को जाके हो पाएगा लखनऊ में जी। और लखनऊ में एक बड़ा ग्रैंड शो होगा, ये बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ। मैं आपके टीवी को सुनने वाले जितने लोग हों उनसे अपील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये भारत के उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है जो लाखों लोगों की कुर्बानी से आया है। 23 साल का नौजवान भगत सिंह, जिसको कहा गया था माफ़ी मांग लो, उसने कहा माफ़ी मंजूर नहीं है, फांसी मंजूर है, क्योंकि मेरे खून का एक एक कतरा इस हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में नया रंग भरेगा। ये आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी की है, ये आज़ादी कांग्रेस पार्टी के लाखों लोगों की कुर्बानी की है। चंद्रशेखर आज़ाद से लेके और तमाम जितने भी लोग शहीद हुए पूरे देश में,
उनकी लाखों लोगों की कुर्बानी से आज़ादी मिली है। अब आज़ादी खतरे में है क्योंकि आरएसएस आज़ादी को नहीं चाहता था। उसने आज़ादी की लड़ाई में उस वक्त भी दगाबाजी की थी और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कराया था। आरएसएस इस तिरंगे झंडे को नहीं चाहता था, इसको जलाया था उन लोगों ने। आरएसएस इस संविधान के खिलाफ था, आरएसएस के संघचालक इस संविधान के खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर औरतों को और दलितों को समान अधिकार मिलना है तो मैं 100 साल और अंग्रेजों का राज कबूल कर लूँगा। तो उस आरएसएस की विचारधारा और उसके लोगों का जो राज है वो लोकतंत्र, आज़ादी और संविधान खत्म करना चाहता है। अगर आप चाहते हो कि आज़ादी के नायकों के इस जो किया हुआ ये सब मिला है हमको, संविधान और ये सारी चीज़ें, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये बचा रहे, तो आइए घरों से निकलिए। जिस तरह से भारत यात्रा में लाखों की तादाद में आप निकले, अब निकलिए और घर से निकल करके और बूथ के दिन निकल कर, चुनाव के दिन निकल करके इस सरकार को विदा करिए, वरना भारत देश खत्म हो जाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।